जब मुझे पहली बार अपनी ही भाभी से प्यार हो गया। सुनने में अजीब लगेगा, मगर प्यार तो प्यार है। बस हो गया, और वो भी पहला प्यार। अच्छा बुरा सही गलत समझने की उम्र नहीं थी मेरी। ना ही मैंने इससे पहले कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा फील किया था। मेरी सांसें आज भी उस पल को याद करके तेज हो जाती हैं। एक ऐसा प्यार जिसने मेरी पूरी दुनिया की नींव हिला के रख दी थी। मैं अभी अभी 8वीं पास करके निकला था, और उसी साल मेरे दूर के रिश्ते के भाई के सिर पर सेहरा सजा था। शादी वाले दिन जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मेरे कदम जमीन पर ही जम गए। मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक कर रह गईं। बस हल्का सा मेकअप था उनके चेहरे पर, लेकिन वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेरी नजरें उन पर ऐसी टिकी कि मैं पलकें झपकाना तक भूल गया। उनका हर छोटा सा एक्सप्रेशन, उनकी हर हरकत मुझे किसी ताकतवर चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। लड़कियों के बारे में मुझे उस वक्त खाक कुछ नहीं पता था, लेकिन ये मेरा पहला असली क्रश था। और शादी के बाद ये क्रश कम होने के बजाय एक ऐसी आग बन गया जिसे तेज हवा मिल गई हो। मेरी भाभी बेहद खूबसूरत थी, और ये बात पूरे कल्याण शहर को पता थी। बात सिर्फ उनके लंबे कद और कातिल रूप की नहीं थी। उनका चेहरा गजब का था। उनका रंग ऐसा निखरा हुआ था जैसे रेशम की कोई मखमली चादर हो। लोग सड़क पर चलते चलते मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाते थे। और दूसरी तरफ मेरा भाई था। लंबा तो वो भी था, लेकिन दिखने में एकदम एवरेज और सांवला सा रंग। उसकी बस एक ही खूबी थी कि उसकी बातों में जादू था। उन दिनों डेटिंग वगैरह का चलन नहीं था। सब ब्लाइंड डेट और जल्दी जल्दी फैसले लेने वाला हिसाब था। मेरे दिमाग में एक अजीब सी खलबली मची रहती थी। मैंने खुद से कहा, यार इतनी खूबसूरत लड़की ने भाई को हाँ कैसे कह दी? पक्का भाई ने अपनी बातों के जाल में फंसाया है इसे। भाई क्या किस्मत पाई है इसने। काफी वक्त तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे कदम अपने आप भाई के घर की तरफ खींचे चले जाते थे। मुझे हर रोज वहां जाना होता था। कोई भी बहाना चाहिए होता था, बस किसी तरह वहां पहुंचना था। उनको एक नजर देख लेना ही मेरा पूरा दिन बना देने के लिए काफी था। उनकी मुस्कान देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था। शायद तुम्हें लगे कि मेरी ये हरकत बहुत अजीब या गलत थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी भाभी ने मेरे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खोल दी थी। उन्होंने ही मुझे पहली बार एहसास दिलाया था कि एक औरत असल में क्या होती है। और इस एहसास ने मुझे तेजी से बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। मैं एक अनाड़ी बच्चे से समझदार इंसान बनने लगा था। मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जो उसे रातों रात बड़ा कर देता है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। इतने समय में भी जब भाभी माँ नहीं बनी तो हमारे छोटे से कल्याण में लोगों की जुबान कैंची की तरह चलने लगी। औरतों की फुसफुसाहटें मेरे कानों में चुभने लगी थी। लोग गंदी गंदी बातें करने लगे और उन्हें बांझ कहकर कोसने लगे। उसी दौरान काम के सिलसिले में बहुत से लोग दक्षिण की तरफ जा रहे थे। मेरे भाई ने भी अपना सामान बांधा और भाभी को लेकर दक्षिण निकल पड़ा। उनके जाते ही मैं बिल्कुल खोया खोया सा रहने लगा। मुझे घर में
बजा के उनके खाली घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। घंटों उस बंद दरवाजे को देखता रहता। मैं वहां कुछ ढूंढ नहीं रहा था, बस दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्रिसमस पर जब भाई वापस आया तो मैं खुशी के मारे पागलों की तरह पूरे घर में उछलने लगा था। इसका मतलब था कि मैं भाभी को फिर से देख पाऊंगा। बाहर की दुनिया की हवा ने उन्हें बदल दिया था। वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगने लगी थी। उनमें एक नया कॉन्फिडेंस झलक रहा था। चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। क्रिसमस के कुछ ही दिन बाद मेरा भाई उन्हें लेकर फिर चला गया। अगले क्रिसमस से पहले मेरा भाई घर वापस आ गया, पर इस बार वो अपने पैरों पर चलकर नहीं आया। उसे एक स्ट्रेचर पर लेटा कर लाया गया था। उसका पूरा शरीर लकवा मार चुका था। जो इंसान कभी अपनी बातों से जादू करता था, आज वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे पूरी कहानी कभी समझ नहीं आई। किसी ने कहा कि उसका किसी से झगड़ा हो गया था, तो किसी ने कहा कि काम पर कोई भारी मशीन लग गई। कुछ अफवाहें ये भी थीं कि वो सीढ़ियों से गिर गया। और बस फिर क्या था, कल्याण के लोगों को बातें बनाने का नया बहाना मिल गया। लोग उन्हें बांझ कहकर कोसने लगे। उन्हें ये भी लगने लगा कि भाई के लकवाग्रस्त होने के पीछे भाभी की ही बदकिस्मती है और वो उसे बेसहारा छोड़कर भाग जाएंगी। लोगों की नजरों में वो एक मनहूस औरत बन चुकी थी। लेकिन भाभी कहीं नहीं भागी। उन्होंने सबके मुंह पर ताला लगा दिया। वो यहीं कल्याण में रुकी और मेरे भाई की दिन रात बिना थके देखभाल करती रही। अगली न्यू ईयर्स ईव तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन बिल्कुल अगले ही दिन उन्हें काम ढूंढने और पैसे कमाने के लिए दक्षिण जाने का फैसला करना पड़ा। और इस बार मैं उनके साथ गया। पिछले 6 महीनों में मेरे अपने घर की दुनिया भी पूरी तरह पलट चुकी थी। मेरे पापा को स्ट्रोक आ गया था। जान तो उनकी बच गई थी, लेकिन वो मुश्किल से ही चल पाते थे। उनकी हालत भी लगभग मेरे भाई जैसी ही हो गई थी। अस्पताल और दवाइयों के कर्ज का पहाड़ हम पर टूट पड़ा था। मेरी भाभी और मैं दोनों एक ही नाव में सवार थे। हमारे इस छोटे से कल्याण में रहकर 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती थी, लेकिन इतना भारी कर्ज चुकाना नामुमकिन था। तो काम के लिए दक्षिण जाना ही हमारे पास इकलौता रास्ता बचा था। जब मुझे पता चला कि मैं उनके साथ जा रहा हूं, तो खुशी के मारे मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैं हर रोज उन्हें देखने के सपने देखा करता था और अब ये सपना सच में हकीकत बनने वाला था। न्यू ईयर्स ईव के दिन मेरे चाचा ने, मतलब मेरे भाई के पापा ने, मुझे भीड़ से दूर एक तरफ बुलाया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में सीधा देखा। कुंदन, तुम वहां अपनी भाभी का ख्याल रखना। अगर कोई भी लड़का उन्हें छेड़ने की कोशिश करे तो उसे वहां से भगा देना। चाचा वहां से गए ही थे कि मेरी माँ ने तेजी से आकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। कुंदन बेटा, तुम्हें वहां बिल्कुल सीधा रहना है, कोई झगड़ा फसाद नहीं। तुम्हें याद है ना पिछले क्रिसमस क्या हुआ था? बेशक मुझे याद था। मैं वो क्रिसमस कैसे भूल सकता था। मैं लगभग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। मेरे छोटे भाई की स्कूल में एक गुंडे ने बुरी तरह पिटाई कर दी थी। ये सुनकर मेरे अंदर का खून खौल उठा। मैंने आव देखा न ताव अपने भाई को खींचा और सीधा उस गुंडे के घर
घर पहुंच गया। वहां बात बढ़ गई और नौबत हाथापाई तक आ गई। मेरे अकेले के सामने 3 बड़े और हट्टे कट्टे आदमी थे, फिर भी जीत मेरी ही हुई। मेरे एक एक घूंसे में इतना जोर था कि उस गुंडे के बाप की पसलियां टूट गईं। टूटी हुई हड्डियों ने उसकी तिल्ली फाड़ दी थी। मैंने आखिरी बार यही सुना था कि वो आदमी आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने मुझे हथकड़ी पहना दी। अगर कदम उस्ताद ने उस गुंडे की फैमिली को मोटी रकम देकर समझौता ना करवाया होता तो मैं आज भी जेल की रोटियां तोड़ रहा होता। मैं लड़ना कैसे जानता हूं, ये सब कदम उस्ताद की ही देन थी। वो हमारे कल्याण में 10 साल पहले आए थे। पेशे से तो वो एक बढ़ई थे, लेकिन असल में वो एक मार्शल आर्ट्स उस्ताद थे जो हर तरह का क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट यानी CQC जानते थे। जब मैं 15 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे उनसे बढ़ई का काम सीखने भेज दिया। काम के वक्त मैं उनके साथ लकड़ी का फर्नीचर बनाता, लेकिन खाली वक्त में वो अक्सर अपने स्ट्राइकिंग डमीज की धुनाई किया करते थे और मुझे CQC सिखाते थे। कदम उस्ताद बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ट्रेनिंग के वक्त वो पूरी तरह से सीरियस हो जाते थे। मुझे आज भी याद है, वो मुझसे एक एक घंटा लगातार स्टांस करवाते थे। जरा सा भी ढीला पड़ता तो उनकी छड़ी मेरी टांगों पर जोर से पड़ती थी। दर्द से मेरी चीख निकल जाती थी, पर मैं रुकता नहीं था। उन्होंने मुझे सिस्टेमा और क्रव मागा जैसी पुरानी युद्ध कलाओं से लेकर मॉडर्न मिलिट्री कॉम्बैटिव्स तक सब कुछ सिखाया। यहाँ तक कि केज फाइट में इस्तेमाल होने वाले पैंतरे भी। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। बढ़ई का काम तो मुझे ज्यादा नहीं आया, लेकिन ट्रेनिंग में बहाए गए खून पसीने ने कदम उस्ताद की नजरों में मेरे लिए इज्जत पैदा कर दी थी। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, मैं तुम्हें ये अपनी हिफाजत के लिए सिखा रहा हूं, झगड़ा ढूंढने के लिए नहीं। जिस दिन तुमने इसका इस्तेमाल मारपीट के लिए किया, हमारा नाता खत्म। मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं रहूंगा। और उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। जब मैंने उस गुंडे की पिटाई की तो उस्ताद ने ही उन्हें पैसे देकर मामला शांत करवाया। अगर वो समझौता पत्र ना होता तो मुझे एक लंबी सजा हो जाती। कदम उस्ताद ने मुझे वो पैसे कभी वापस नहीं करने दिए। उनका कहना था कि मुझे लड़ना सिखाने की जिम्मेदारी उनकी है, पर साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उस दिन के बाद से मैं उनका स्टूडेंट नहीं रहा। समझे? मेरी माँ ने मेरा हाथ तेजी से हिलाते हुए जोर देकर पूछा। मैंने भारी मन से आखिरकार उनसे वादा किया कि मैं अब किसी से नहीं लड़ूंगा। जहां तक चाचा की हिदायत की बात थी, मुझे नहीं लगता था कि उसकी कोई जरूरत पड़ने वाली है। मेरी भाभी जैसी भली और शरीफ औरत भला किसी और की तरफ मुड़कर देखे भी क्यों। अगले दिन नैना और मैं दक्षिण जाने वाली बस में बैठ गए। वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठी थी। बस के झटकों के साथ उनका पैर बार बार मेरे पैर से छू रहा था। पहली बार हम दोनों इतने करीब थे और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे मेरी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरी हथेलियां पसीने से चिपचिपी होने लगी और मैंने कस के उन्हें अपनी पैंट से रगड़ लिया। मेरे अंदर से एक घबराई हुई आवाज आई। मेरी धड़कन इतनी तेज है, कहीं नैना को सुनाई ना दे जाए। अब क्या करूं? भाई, मैं तो पक्का आज गया काम से। खुद को किसी अजीब हरकत से बचाने के लिए मैंने जल्दी से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। मैंने अपने बैग से रोल्स का एक पैकेट और 2 उबले अंडे निकाले। नैना, भूख लगी है?
हिचकिचाते हुए पूछा। उन्होंने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया। सफर में मेरी तबीयत खराब होती है, मैं कुछ नहीं खा सकती। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि मुझे लगा मैं इस आवाज को जिंदगी भर बिना थके सुन सकता हूं। वो झूठ नहीं बोल रही थी। हम कल्याण से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने अपना सीना कसकर पकड़ लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें कई बार उबकाई आई। उन्हें इतनी तकलीफ में देखकर, दर्द से उनकी सिकुड़ी हुई भौहें देखकर मेरे अपने सीने में तेज दर्द उठने लगा। बेबसी में मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। अगर मेरे बस में होता तो मैं उनकी सारी तकलीफ अपने हिस्से में ले लेता। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, वो बस एक बेबस सी शक्ल बनाए अपनी सीट पर बैठी रहीं। रात का अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था। मैं नींद और जागने के बीच झूल रहा था कि अचानक मुझे अपने कंधे पर एक हल्का सा भार महसूस हुआ। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। नैना मेरी तरफ लुढ़क कर सोई हुई थी। मैं जैसे काट मार गया। मेरी उंगलियां तक हिलना बंद हो गई और गला पूरी तरह सूख गया। उनका हाथ मेरी बाह में फंसा था और वो मेरी बाह से पूरी तरह सटी हुई थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जरा सा भी हिलूं। यहां तक कि मैंने अपनी सांसें भी धीमी कर ली। शायद नींद में उन्होंने मुझे मेरा भाई समझ लिया था। वो दोनों हमेशा बिल्कुल ऐसे ही सफर करते थे, पर उन्हें इतने चैन से सोता देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी और सुकून मिला। मैं बस उस पल को ठहर कर महसूस करना चाहता था। ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैं लफ्जों में कभी बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत सपना जो मैं सालों से देखता आ रहा था, वो आखिरकार आज मेरी बाहों में हकीकत बन गया था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। मैंने धीरे से अपना सिर उनकी तरफ मोड़ा और उन्हें गहरी नींद में सोते हुए देखता रहा। क्या कुंदन का ये मासूम सा क्रश आगे जाकर उसे किसी मुसीबत में डालेगा? दक्षिण में इन दोनों का क्या इंतजार कर रहा है? और क्या नैना को कभी पता चलेगा कि कुंदन के दिल में क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए